यूनिट 4 ऑपरेशंस मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 18 है हमारा, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये नया यूनिट है हमारा ऑपरेशंस मैनेजमेंट, और ऑपरेशंस मैनेजमेंट मतलब ये आपका ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के ऊपर पूरा ये चैप्टर आपका यूनिट बेस करता है। एक बिजनेस का ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है, ठीक है। और गुड्स मतलब कि जो फैक्ट्रीज वगैरह में बन रहे होते हैं प्रोडक्ट, उनकी ऑपरेशंस देखना। सर्विसेज में अगर हम रिटेल वगैरह की बात करें तो रिटेल से इम्तियाज ऑपरेशंस क्या होती है कि भाई product के लिए करना, मतलब ये सारे उनके ऑपरेशंस होते हैं, तो अपनी ऑपरेशंस मैन्युफैक्चर के पास, जो मैन्युफैक्चर के पास रॉ मटेरियल से, तो उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है कि वो रिसोर्सेज को इनपुट करते हैं, ठीक है। फिर वो रिसोर्सेज प्रोसेस करता है, और फिर आपका आउटपुट बनता है। जैसे अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स में आ जाता है आपके रॉ मटेरियल इनपुट होता है, आपका लेबर इनपुट होता है, आपका कैपिटल इनपुट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस मतलब कि ये तीनों रिसोर्सेज के इस्तेमाल करने के बाद आप प्रोडक्ट को मतलब प्रोडक्ट आप मशीन में बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, देन देयर इज एन आउटपुट ओवर देयर। फॉर एग्जांपल शर्ट अगर आप बना रहे हो तो शर्ट की स्टिचिंग वगैरह सारी चीजें लेबर वगैरह कर रही है मशीन का इस्तेमाल करके, और फिर वो शर्ट का एक आउटपुट तैयार हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करें सर्विसेज बिजनेस की, जैसे कि इम्तियाज है, तो इम्तियाज का इनपुट्स क्या होंगे? लेबर होगा इनपुट उनका, ठीक है, उनका कैपिटल इनपुट होगा। फिर उसके बाद वो प्रोसेस करते हैं, वो लेबर और कैपिटल मिलके जो है वो प्रोसेस अपना कर रहे हैं। प्रोसेस में क्या होगा तो टिपिकली एक सर्विस बिजनेस क्या करता है? सर्विस बिजनेस अपने इनपुट्स जैसे कि लेबर, कैपिटल, ये इस्तेमाल करता है, उनके साथ प्रोसेसेस फॉलो करता है, और फिर उसका एक आउटपुट बनता है, दैट इज द सर्विस दैट इट इज प्रोवाइडिंग। सो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन इज द प्रोविजन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस टू satisfy कंज्यूमर वांट्स एंड द नीड्स. The process of production adds value to the raw materials and bought in components. तो basically production of goods and services की अगर हम बात करें तो production is the provision of a product or a service to satisfy the consumer wants and needs. तो आपका बिजनेस अगर प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो बेसिकली वो क्यों कर रहा है? टू satisfy the consumer wants and needs. और जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है आपका, वो प्रोडक्शन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है? वो रॉ मटेरियल के अंदर वैल्यू एडिशन कर रहा होता है, ठीक है। कि कोई भी आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा वो क्या कर रहा होगा? वो उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर रहा होगा, ठीक है। तो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि द रोल ऑफ द ऑपरेशंस डिपार्टमेंट इन अ बिजनेस इज टू मेक इनपुट्स एंड चेंज देम इनटू आउटपुट फॉर अ कस्टमर यूज। तो अगर देखा जाए तो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि वो इनपुट्स इस्तेमाल करता है, इनपुट्स को प्रोसेस करता है, और ये जो प्रोसेस वाला पीरियड होता है इसके अंदर वो क्या कर रहा होता है? इसके अंदर वो वैल्यू एडिशन कर रहा होता है, वैल्यू एडिशन। जैसे एक रेस्टोरेंट में इनपुट उनका शेफ होगा, इनपुट उनका सारा रॉ फॉर्म होगा, रॉ मटेरियल होगा, लेकिन वो प्रोसेस करके खाने को पका के आपको सर्व करते हैं। सो दैट इज द आउटपुट, द सर्विस दैट दे आर प्रोवाइडिंग टू यू। समझ में आती है बात? तो अगर हम एक टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें, तो एक टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग इज अ फैक्ट्री मैनेजर हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स कमिंग ऑफ अ प्रोडक्शन लाइन। तो बेसिकली एक फैक्ट्री मैनेजर की अगर हम बात करें तो फैक्ट्री मैनेजर होता है आपका ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अंदर, और वो फैक्ट्री मैनेजर करता है क्या? देखता है कि फैक्ट्री के अंदर जो ऑपरेशंस चल रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हो, मतलब कि जो मशीनें लगी हुई हैं वो सही काम कर रही हैं, और जो लेबर है वो वेल ट्रेंड है, और जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी फैक्ट्री के अंदर वो सही क्वांटिटी में बन रहे हैं और सही क्वालिटी में बन रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद अगर हम एक परचेजिंग मैनेजर की बात करें, तो परचेजिंग मैनेजर भी आपका ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय होता है, या ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा होता है। और परचेजिंग मैनेजर का काम क्या होता है? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल्स, द कंपोनेंट्स और द इक्विपमेंट्स।
कोई मशीन नहीं परचेज करनी है, परचेजिंग मैनेजर करेगा। रॉ मटेरियल परचेज करना है, परचेजिंग मैनेजर देखेगा उसको। तो परचेजिंग मैनेजर का काम ये होता है कि वो ये मेक श्योर करता है कि यार बिजनेस जो है उसके पास जितना भी परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट है, वो सारी चीजें ये परचेजिंग मैनेजर हैंडल करता है। और तीसरा होता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, जो कि ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का पार्ट होता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर का काम ये होता है कि वो नए नए डिजाइन को टेस्ट करे, सही प्रोडक्ट्स के अंदर इनोवेशन लेकर आए, प्रोडक्ट के अंदर जो है वो चेंजेस लेकर आए। क्योंकि जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट आपका एक ही जैसा अगर रहेगा तो ये कस्टमर के लिए काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ही मेक श्योर दैट कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर नई नई चीजें आए, नए नए तरीके आए, तो ये न्यू इनोवेशन आए, ताकि प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स के लिए इंटरेस्ट बना के रखे। ठीक है, सो दीज आर अ टिपिकल मैनेजर्स इन अ ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। और जहाँ पे ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वहां पे ये लोग होते हैं। इवन दो रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे कि एक परचेजिंग मैनेजर होगा जो कि सारा रॉ मटेरियल रेस्टोरेंट के लिए परचेज कर रहा होगा। एक होटल का मैनेजर होगा जो कि होटल को मैनेज कर रहा होगा, सारी सीटिंग अरेंजमेंट्स, कस्टमर्स को केटर करना, वेटिंग टाइम वगैरह लगाना, ये सारी चीजें। ठीक है, और फिर एक सुपरवाइजर या शेफ मैनेजर होगा जो कि सारे शेफ या वेटर्स को देख रहा होगा। तो मतलब इस तरीके के आपके लोग होते हैं इन द ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, ताकि बिजनेस के ऑपरेशन सही तरीके से चलते रहें। अभी हम लोग ज्यादातर जो रिलेट करेंगे ना वो फैक्ट्री से करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग प्रोडक्टिविटी की। तो व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? अब प्रोडक्टिविटी होती है कि आपका जो इनपुट है वो कितना आउटपुट बना रहा है। अब इनपुट के मुराद अगर फॉर एग्जांपल मैं लेबर लेता हूँ, तो एक लेबर जो है वो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो 10 यूनिट्स बना रहा है, तो दैट इज हिज प्रोडक्टिविटी। एक लेबर का इस्तेमाल करते हुए अगर मैं 10 यूनिट बना रहा हूँ, तो 5 लेबर का इस्तेमाल करके मैं 50 यूनिट्स बना पाऊंगा। तो एक लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो 10 यूनिट्स है। तो प्रोडक्टिविटी इज सिंपली the output measured against the input used to create it। तो बेसिकली कितना आउटपुट एक इनपुट बना के दे रहा है मुझे, दैट इज सिंपली प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है दैट इज आउटपुट अपॉन क्वांटिटी ऑफ इनपुट। अब इनपुट आपका या तो लेबर हो सकता है, या फिर इनपुट आपका कैपिटल हो सकता है, दैट इज द मशीनरी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी जो है वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो आउटपुट अगर फॉर एग्जांपल आपका आउटपुट ले सपोज 10,000 बन रहा है, और आपके पास जो है वो 500 लेबर है, तो हर एक लेबर ने कितना आउटपुट बनाया है आप ये सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पर लेबर जो है वो 200 यूनिट्स आपका बना है, कि एक लेबर ने 200 यूनिट्स बनाए तब जाके आपके जो है वो 10,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है इट सिंपली मेजर्स द इनपुट्स टू आउटपुट रेशियो। ये सिंपली आपको ये बताता है कि आपके कितना इनपुट लगने की वजह से आपका आउटपुट क्रिएट हुआ है। सो देर आर नंबर ऑफ वेज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। अब जाहिर सी बात है, अगर एक लेबर लेस सपोज 10 यूनिट बनाने के 10 रुपए ले रहा है, तो मतलब कि वो 1 यूनिट बनाने का 1 रुपया ले रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज लेबर जो है वो उसी पैसों में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब यह है कि उन्हीं पैसों में वो अब 10 नहीं बल्कि 20 यूनिट बना रहे हैं। तो अब अगर देखा जाए तो वो 0.5 पर यूनिट चार्ज कर रहा है आपसे। तो इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज के आप अपनी कॉस्ट को कम करें, प्रोडक्टिविटी या आउटपुट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर प्रीवियसली लेबर 10 यूनिट्स बना रहा था, वो चार्ज कर रहा था लेट्स सपोज $1 पर यूनिट, और अब लेबर $20 बना रहा है, 20 यूनिट्स बना रहा है, लेकिन वो अब चार्ज उतनी ही कर रहा है, दैट इज $1 पर यूनिट, या समझ लो $10 ही वो आपसे ले रहा है। तो मतलब कि अब जो है वो आपसे कितने चार्ज कर रहा है, $0.5 पर यूनिट। तो दिस इज नोन एज एफिशिएंसी, कि जब आपकी कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो लेकिन आउटपुट इंक्रीज हो जाए, या कॉस्ट मिनिमम हो जाए और आपका आउटपुट इंक्रीज हो जाए। So there are a number of ways to increase productivity and efficiency, and these include improve quality of the product and inventory control to reduce waste. तो efficiency या productivity कैसे बढ़ सकती है आपकी? You improve the quality of the product. आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाएं और अपनी इन्वेंट्री कंट्रोल करें ताकि आपके वेस्टेजेस रिड्यूस हो जाएं।
अब इन्वेंट्री कंट्रोल से वेस्टेज कैसे रिड्यूस होंगे? फॉर एग्जाम्पल आप इन्वेंट्री मंगा के रखते हैं लेकिन इन्वेंट्री जो है वो आपकी खराब हो जाती है। अब इन्वेंट्री खराब हो गई तो जाहिर सी बात है आप उसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है तो आप वेस्टफुल या डिटोरेटेड इन्वेंट्री को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अब आपको उसको फेंकना पड़ेगा। तो यू शुड मेक श्योर दैट कि आप इस तरीके से अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करें कि आपकी इन्वेंट्री खराब भी ना हो और आपका जो आउटपुट है वो बढ़ता रहे। तो इस तरीके से एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रोसेसेस आपको लेकर आने पड़ेंगे, जैसे कि आपको इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वो जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर क्या होगा कि आपका फिर जो गुड है वो सही तरीके से मैनेज किया जाएगा। फिर रिप्लेस एम्प्लॉयज विद मशीन, ऑटोमेशन की तरफ जाना है। अब जाहिर सी बात है एम्प्लॉय की एक हद होती है काम करने की, वो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम कर सकता है। लेकिन मशीन को अगर देखा जाए तो मशीन जो है वो आपको 24/7 भी काम करके दे सकती है। तो एक मशीन जो है उसकी यूजुअली एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अ लेबर। ठीक है, तो लेबर को आप रिप्लेस कर दो, जो लेबर आपके पास काम कर रहा है उसको आप मशीन से रोबोट से रिप्लेस कर दो ताकि आपके प्रोडक्शन में ऑटोमेशन आ जाए। फिर इम्प्रूव ट्रेनिंग टू इंक्रीज एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को अगर आप ट्रेनिंग दोगे तो जाहिर सी बात है आपसे ज्यादा काम कर पाएगा बिकॉज ही विल गेट एफिशिएंट। ठीक है, तो ट्रेन करें एम्प्लॉयज को ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। फिर मोटिवेट एम्प्लॉयज, अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा तो वो बिजनेसेस के लिए जो है वो ज्यादा मेहनत करके काम करेगा क्योंकि बिजनेस उनको मोटिवेट रखा हुआ है। तो इसकी वजह से वो आउटपुट या प्रोडक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी, वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। और एल्स इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी लेकर आ जाए आप। तो ये रोबोट्स इन मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि एक नई टेक्नोलॉजी है, तो वो नई टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएंगे तो उससे भी जो है वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सो दीज आर द वेज हाउ योर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी कैन इंक्रीज। और जब आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है तो ओवरऑल आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ द बिजनेस आल्सो इंक्रीजेस। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी लेवल? अब आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ाने का क्या फायदा है, क्यों बिजनेसेस इतना ज्यादा फोकस करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ाने? रिड्यूस इनपुट्स नीडेड फॉर द सेम आउटपुट लेवल। अब क्या होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से, फॉर एग्जांपल आपने लेबर की ट्रेनिंग करवा दी, अब लेबर ट्रेन हो गया तो जाहिर सी बात है लेबर जो काम करते हुए वेस्टेजेस करता था वो अब कम कर रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर कोई स्टिचिंग कंपनी की हम बात करें तो लेट्स सपोज पहले 10 मीटर कपड़े में जो वेस्टेज होता था वो 1 मीटर का होता था। अब लेबर की ट्रेनिंग हमने करा दी तो अब वो 10 मीटर के कपड़े में जीरो वेस्टेज आ रहा है। ठीक है, मतलब 10 मीटर का 10 मीटर इस्तेमाल हो रहा है इस तरीके से कि आपका इतना सा भी कपड़ा वेस्ट नहीं हो रहा, मतलब एक धागा भी आपका वेस्ट नहीं हो रहा। सो दैट इज एफिशिएंसी। और ये कैसे अचीव करी हमने? बाय ट्रेनिंग द वर्कर्स। तो प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको जो है वो वेस्टेजेस आपके कम हो जाते हैं। अब वेस्टेजेस कम हो गए तो जाहिर सी बात है पहले हम 1 मीटर जाया कर रहे थे तो 1 मीटर के पैसे जाया हो रहे थे। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब 10 मीटर पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन में, तो अब 1 मीटर 1 रुपया भी हमारा जाया नहीं हो रहा। तो ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई और जाहिर सी बात है जब 1 मीटर एडिशनल आपका वेस्ट नहीं हो रहा तो उससे भी तो कुछ ना कुछ बनेगा, तो आपका आउटपुट जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो लोअर कॉस्ट पर यूनिट। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर एक लेबर पहले $1 लेता था और वो 10 यूनिट बनाता था, आपने लेबर को ट्रेन करा, वो एफिशिएंट हो गया, अब वो उसी टाइम में उसी पैसों में 20 यूनिट बना रहा है। अब 20 यूनिट बनाने का मतलब यह है कि पहले आपको कॉस्ट आ रही थी एक यूनिट की $1 और अब आपको कॉस्ट आ रही है $0.5। क्यों? क्योंकि अब वो एक एक ही उसी पैसों में जो है वो $20 20 यूनिट्स बना के दे रहा है आपको। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है, जिसको हम एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं, वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी यहाँ पर। पहले $1 पर यूनिट आ रहा था कॉस्ट, अब $0.5 आ रहा है पर कॉस्ट। समझ आ रही है बात? सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द प्रोडक्टिविटी। और जाहिर सी बात है फिर इससे आपकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, क्वालिटी भी आपकी अचीव होती है। फिर यू कैन ऑल्सो चार्ज हायर प्राइसेस, अगर आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो यू कैन ऑल्सो चार्ज हायर प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट एक्सेट्रा। मूविंग ऑन टू व्हाई बिजनेसेस होल्ड इन्वेंटरीज। बच्चों यहाँ तक समझ आ गया? प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यस सर। ऑलराइट,
मूविंग ऑन टू व्हाई बिजनेसेस होल्ड इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज क्या होती हैं? यूजुअली आपने देखा होगा जैसे वेयर हाउस में आपके पास बक्से पड़े होते हैं, बहुत सारे ना बॉक्सेस आपके पास होते हैं। तो वो बेसिकली आपकी इन्वेंट्री होती है। उसके अंदर आपका या तो रॉ मटेरियल होता है, या तो आपका वर्क इन प्रोग्रेस गुड होता है, या तो फिनिश गुड होता है। यूजुअली इन्वेंट्रीज आपकी तीन फॉर्म्स में होल्ड की जाती है। रॉ मटेरियल में, जैसे आप कपड़े का काम कर रहे हो तो बहुत सारे आपके कपड़े के थान आपके पास मौजूद है। वो जो रोल्स होते हैं पूरे कपड़े के, वो आपके पास मौजूद है। एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? बेसिकली ये वो इन्वेंट्री होती है जिसपे आधा काम हो चुका होता है और कुछ काम बाकी होता है। मतलब ये फुली जो है वो मनी में नहीं होती। मतलब ये इस पे अभी थोड़ा बहुत काम रह जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टिचिंग तो कर दी है कपड़ों की, लेकिन अभी कपड़ों की कलरिंग बाकी है या डाइंग बाकी है उसकी। अब वो कपड़े स्टिच होके एक जगह चले गए, इन्वेंट्री स्टोर हो गई। वो वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है। अभी उस पे कलरिंग होना बाकी है, डाइंग होना बाकी है। अभी डाई तैयार हो रहा होगा, तो डाई तैयार जब हो रहा होगा तो उसको इन्वेंट्री को कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना पड़ेगा ताकि वो खराब ना हो जाए। ठीक है, तो एक साथ सब पे डाइंग होगी। तो मतलब कहने का ये है कि आपको कुछ स्टोरेज ऐसी भी रखनी पड़ती है जो कि जिन पे आधा काम हो चुका होता है और आधा काम बाकी होता है। फॉर एग्जाम्पल ले सपोज, अभी डाइंग जो है वो फौरन नहीं कर सकते, पहले कलर को जो है वो गर्म करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको थोड़ा रखना पड़ता है, तो हम फौरन से नहीं कर सकते। तो स्टिचिंग हमारी हो गई है कंप्लीट, तो अब हम उसको स्टोर करेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद जो है वो डाइंग करेंगे। ठीक है। या कभी कभार ऐसा होता है जैसे गाड़ी बन रही है, तो गाड़ी की बॉडी तैयार है, अब वो बॉडीज हमें कहीं ना कहीं रखनी है क्योंकि अभी इंजन पे काम चल रहा है। सही है यार। फिर वो जब इंजन पे काम खत्म हो जाएगा फिर हम असेंबल करेंगे उसको। तो असेंबल में फिर जो जितना भी हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है ऑफ द कार पार्ट्स या गाड़ी की बॉडी का स्टॉक जो रखा हुआ है, वो फिर एक एक करके लगेगा और उसके ऊपर काम होता रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपका जो इन्वेंट्री है वो फिनिश गुड्स में ही नहीं स्टोर करी जाती, ना ही सिर्फ रॉ मटेरियल में स्टोर करी जाती, बल्कि वो वर्क इन प्रोग्रेस भी स्टोरेज होती है। वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज का मतलब होता है कि आधा काम इसमें हो चुका है और आधा काम इसमें बाकी है। और लास्टली अगर हम बात करें तो तीसरा फॉर्म जो होता है इन्वेंट्री स्टोर करने का, वो होता है आपका फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री स्टोरेज इज बेसिकली जब आपका एक कंप्लीटेड प्रोडक्ट स्टोर हो रहा होता है एंड इट इज रेडी टू शिप टू द कस्टमर। तो कस्टमर के पास जाने के लिए आपका प्रोडक्ट तैयार होता है। ठीक है, so this is your three types of inventory that usually the business stores. तो बिजनेसेस इन्वेंट्री स्टोर क्यों करते हैं? क्या लगता है आपको कि बिजनेस इन्वेंट्री स्टोर क्यों करेगा? सबसे पहले तो टू इंश्योर दैट देयर इज ऑलवेज इनफ इन्वेंट्री टू सेटिस्फाई द डिमांड। आपके पास गुड्स उतने मौजूद हो जितनी डिमांड हो रही है। ठीक है, ताकि आपकी सेल लॉस ना हो। एंड इन्वेंटरी लेवल्स मस्ट बी केयरफुली मॉनिटर्ड। जाहिर सी बात है, आपको अपनी डिमांड पता होनी चाहिए कि यार मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। अगर आपको अपनी डिमांड पता है प्रोडक्ट की, तो जाहिर सी बात है आप उतनी ही इन्वेंट्री स्टोर करोगे और उतनी ही इन्वेंट्री को आप सेल करोगे, ताकि आपके पास एक्सेस इन्वेंट्री भी ना आए जो कि खराब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरी बेकरी है, और बेकरी पे मेरी रोजाना के हिसाब से 50 ब्रेड सेल होती हैं। तो मैं रोजाना के हिसाब से 50 ब्रेड्स लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, मैं ना ही 55 लेकर आता या 60 लेकर आता। क्यों? क्योंकि वो 10 एडिशनल जो है मुझे पता नहीं सेल होंगी। डिमांड ही मेरी 50 की है, सही है, वो जो 10 एडिशनल है वो सेल नहीं होंगी, तो मैं फजूल में अपना नुकसान क्यों करूं? और कभी कभार ऐसा होता है कि एक कस्टमर एडिशनल आ जाता है, भाई 51 कस्टमर आ जाता है, लेकिन वो कभी कभार होता है। वो कभी कभार के चक्कर में मैं रोजाना अपना एक ब्रेड का पीस जाया नहीं कर सकता बाय कॉलिंग फॉर 51 ब्रेड लोफ ऑफ ब्रेड। तो बेसिकली आपके पास एक तो इन्वेंट्री स्टोर करने के लिए सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि आपके पास डिमांड लेवल आपके एक्यूरेटली फोरसीन होने चाहिए। डिमांड लेवल अगर आपके एक्यूरेटली फोरसीन हुए हुए होंगे, देन यू विल बी एबल टू स्टोर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। फिर when inventories get to a certain point, they will be reordered so that when a delivery is made, it will bring inventories back to the maximum level again. अब जाहिर सी बात है, आप जब इन्वेंट्री स्टोर करते हो तो इन्वेंट्री जब खाली हो रही होती है, तो आप वेट नहीं करते कि यार पहले खाली हो जाए सब और फिर उसके बाद दोबारा से मैं अपनी इन्वेंट्री मंगवाऊं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप वेट कर रहे होते हो कि यार खाली हो जाए, लेकिन खाली होने से पहले मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल जीरो पे जाए और फिर आप कॉल कर रहे हो सप्लायर को। अब सप्लायर बोलेगा कि यार 2 दिन बाद इन्वेंट्री भिजवाऊंगा। एक टाइम पीरियड होता है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल
अगर आप ब्रेड भी सेल कर रहे हो अपनी बेकरी में, और आपको पता है कि यार ये ब्रेड मेरी 2 घंटे बाद सेल हो जाएगी और मुझे और ज्यादा ब्रेड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 घंटे पहले सप्लायर को कॉल कर दूंगा, क्योंकि सप्लायर का टाइम लगता है कि 2 घंटे में वो मुझे आके ब्रेड दे जाता है। तो अगर सप्लायर 2 घंटे लेगा, तो मैं उसको 2 घंटे पहले ही कॉल करूंगा, ताकि जब मेरे पास ये वाली ब्रेड सेल हो जाए तो सप्लायर मेरे पास अगली ब्रेड लाके मुझे पहुंचा दे। समझ आ रही बात? तो यू शुड मेक श्योर कि आप अपने सप्लायर को तब बुलाएं जब आपको इन्वेंट्री की जरूरत हो। 5 मिनट दे बच्चों, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। चलिए, so we were discussing about the inventory levels and the business uh, reorder the inventories at a point जहाँ पे उनको पता होता है कि यार अब सप्लायर हमें इतना टाइम लगेगा सप्लाई करने में, और उसी टाइम में हमारी इन्वेंट्री भी खत्म हो जाएगी। तो जब सप्लायर आएगा हमारे पास, तो हमारे पास इन्वेंट्री दोबारा से स्टॉक हो जाएगी। फिर the business must reorder inventories before it gets too low to allow time for goods to be delivered. And businesses also hold buffer inventory. अब बफर इन्वेंट्री क्या होता है? बफर इन्वेंट्री लेवल वो इन्वेंट्री लेवल होता है कि यार मिनिमम इतनी इन्वेंट्री तो हमारे पास होनी चाहिए। इन केस अगर कुछ भी डिले होता है सप्लायर के एंड से, कि 2 घंटे में नहीं 3 घंटे में प्रोडक्ट आ रहा है या एक दिन बाद प्रोडक्ट आ रहा है, तो एट द बैक हैंड आपके पास इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए कि आप जो है वो बिल्कुल ही जीरो या लॉस ऑफ सेल्स आपको ना हो। मतलब कि ये है कि आपके पास इतनी इन्वेंट्री मौजूद होनी चाहिए कि आपका काम चलता रहे, भले सप्लायर को थोड़ा डिले हो गया तो उसमें भी आपको जो है वो परेशानी ना हो। ठीक है। अच्छा, अब इस सारी चीजों के लिए हम बिजनेसेस जो है वो बेसिकली एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज बफर इन्वेंट्री सिस्टम। अब बफर इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर होता क्या है देखें। बेसिकली कहीं भी अगर बिजनेस इन्वेंट्री होल्ड करता है तो उसका एक मैक्सिमम लेवल होता है, दैट इज द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट्स सपोज हम लोग ले लेते हैं 10,000 की इन्वेंट्री है, 10,000 का स्टॉक है जो कि मैक्सिमम बिजनेस होल्ड कर सकता है। ठीक है। अब बिजनेस ने इन्वेंट्री सेल करी। अच्छा, यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमारे पास इन्वेंट्री लेवल है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास होता है टाइम, जो कि हमारा टाइम पीरियड जब गुजर रहा होता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास इन्वेंट्री आई और अब टाइम पीरियड के हिसाब से हम लोग सेल करें और हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, ये वाले डॉट पे। दिस पॉइंट इज द रीऑर्डर लेवल। ये वो लेवल होता है, फॉर एग्जाम्पल ये लेट्स सपोज 5,000 है, तो 5,000 ये वो लेवल होगा जहाँ पे हम लोग सप्लायर को कॉल कर देंगे कि भाई हमें इन्वेंट्री की जरूरत है वापस, और आप हमारे पास दोबारा से इन्वेंट्री जो है वो भेज दें। अब दोबारा से सेल होता है, सेल होता है, सेल होती है, सेल होती है, और ये पॉइंट आ जाता है। अब नाउ दिस इज बफर इन्वेंट्री या मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। लेट्स सपोज ये 1,000 है, तो 1,000 इन्वेंट्री हम वैसे बफर में रखते हैं कि अगर इन केस सप्लायर का डिले होता है तो हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद होनी चाहिए, काम बिल्कुल ही स्टॉप नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर टाइम पे जब तक हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, ये हमारा अंदाजा होता है कि जब तक हम यहाँ पहुंचेंगे हमारे पास सप्लायर गुड पहुंचा देगा। तो जब तक हम यहाँ पहुंचते हैं तो सप्लायर ने अगर हमें टाइम पे प्रोडक्ट पहुंचा दिया तो हमारा रीस्टॉक हो जाएगा, फिर दोबारा से सेल्स होंगी, फिर यहाँ पे हम रीऑर्डर करेंगे, फिर दोबारा से हम लोग बफर तक जब तक पहुंचेंगे तो सप्लायर अराइव हो जाएगा विद द इन्वेंट्री। फिर दोबारा से सेल करेंगे, फिर रीऑर्डर लेवल पे पहुंचेंगे, फिर उसके बाद बफर इन्वेंट्री लेवल पे आ जाएंगे। जब तक बफर इन्वेंट्री लेवल पे आएंगे तो हमारा सप्लायर हमें कुछ पहुंचा देगा, और इसी तरह हमारा जो ये साइकिल है ये चलता रहेगा। लेकिन ये इतना एक्यूरेट होता नहीं है, कभी कभार डिलेस भी हो जाते हैं। बफर से आप नीचे भी चले जाते हो, फिर उसके बाद स्टॉक आपके पास आता है, तो कभी कभार ऐसा भी होता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने सारी चीजें जो है वो एक्यूरेट रखी कि एक्यूरेट टाइम पे डिलीवरी आपकी हो रही है, आपका जो स्टॉक है वो एक्यूरेट टाइम पे आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? Yes, sir. ऑलराइट, सो दिस इज योर बफर इन्वेंट्री लेवल। तो ये आपका बफर इन्वेंट्री लेवल होता है, और इस तरीके से जो है वो आपका मैनेज हो रहा होता है इन्वेंट्री लेवल। ठीक है। तो दिस इज द टेक्निक टू मैनेज योर इन्वेंट्री लेवल्स, और जाहिर सी बात है ताकि आप लॉस ऑफ सेल्स भी ना करें। ठीक है। और ना ही आपको जो है वो कोई नुकसान हो, या आपका जो सप्लायर है अगर वो डिले भी करता है तब भी आपके पास इन्वेंट्री लेवल होता है टू मीट द डिमांड। ठीक है। अब बेसिकली जो रीऑर्डर लेवल, और जब तक
आपके पास इन्वेंट्री आ जाती है, इस बीच का जो टाइम पीरियड होता है इसको हम कहते हैं लीड टाइम। क्या कहते हैं? लीड टाइम। तो लीड टाइम बेसिकली इज अ टाइम दैट इज टेकन फॉर द इन्वेंट्रीज टू अराइव। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लीड टाइम। जब आप रीऑर्डर करते हो तो रीऑर्डर करने के बाद जो टाइम लगता है इन्वेंट्री आने तक का, उस टाइम को हम कहते हैं लीड टाइम। ठीक है। So benefits of holding high levels of inventory. Now, what is the benefit of holding high level of inventory? Can take advantage of sudden increase in demand. तो अगर एकदम से डिमांड आपकी बढ़ गई तो you will have the stock to sell. तो आप स्टॉक फिर भी बेच सकते हो अपना. Secondly, will have backup inventory to fall back on in case of shortage, accident or delays. अगर लेट्स सपोज सप्लायर का ट्रक आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका टायर पंचर हो जाता है, या किसी भी रीजन की वजह से सप्लायर इज अनेबल टू डिलीवर, तो आपके पास बैकअप मौजूद होता है। और तीसरी चीज ये है कि बाइंग इन्वेंट्री बल्क इन बल्क इज चीपर। अगर आप इन्वेंट्री बल्क में खरीद के अपने पास होल्ड कर लोगे ना, तो बल्क में खरीदने से इन्वेंट्री आपको चीपर मिलेगी, जिस मीन्स कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और इसको हम कहते हैं परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। Economies of scale is basically the average cost reduction due to an increase in the size of business operations. अगर बिजनेस अपने ऑपरेशंस को इंक्रीज करता है और उसकी वजह से आपको कॉस्ट रिडक्शन मिलती है, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यहाँ पे बिजनेस परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल कह रहा है, मतलब वो ज्यादा अपने ऑपरेशंस के लिए ज्यादा यूनिट्स खरीद रहा है, अपने रॉ मटेरियल ज्यादा खरीद रहा है, या जो भी इन्वेंट्री वो स्टोर कर रहा है वो ज्यादा खरीद रहा है, तो ज्यादा खरीदने पे थोड़ा सा सप्लायर देता है डिस्काउंट। और वो डिस्काउंट जो है वो आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। तो अगर आप ज्यादा इन्वेंट्री स्टोर कर रहे हो तो दैट मीन्स आप ज्यादा खरीदोगे भी, और ज्यादा खरीदोगे तो जाहिर सी बात है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। However, what are the problems of holding high levels of inventory? अब हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री होल्ड करने का क्या नुकसान है? नंबर वन, इन्वेंट्री में बिकम ऑब्सोलीट। इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है, आउट ऑफ डेट हो सकती है, या फिर कस्टमर उसकी डिमांड करना खत्म कर देंगे। तो बेसिकली आपकी इन्वेंट्री जो है वो ऑब्सोलीट हो सकती है, दैट इज इट कैन लूज इट्स डिमांड एंड विल हैव टू बेयर हाई स्टोरेज कॉस्ट। अब जाहिर सी बात है, आप ज्यादा इन्वेंट्री स्टोर करोगे तो उसके लिए आपको एक वेयर हाउस तो खरीदना पड़ेगा, या ज्यादा से ज्यादा अच्छी स्पेशियस जगह खरीदनी पड़ेगी। तो बेसिकली हाई स्टोरेज कॉस्ट आपको फिर वहां पे पे बैक करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, द मोर इन्वेंट्री यू विल स्टोर, द मोर स्पेस यू विल नीड, एंड द मोर रेंट और वेयर हाउस का रेंट वगैरह जो है वो उतना ज्यादा आपको पे करना पड़ जाएगा। क्लियर हो गई बात? So this is the benefit and limitation of holding high levels of inventory. तो businesses को अक्सर इन्वेंट्रीज होल्ड भी करनी चाहिए, तो जहां पे सुटेबल है कि आप इन्वेंट्री होल्ड कर सकते हो और इन्वेंट्री खराब ना हो, देयर यू कैन होल्ड द इन्वेंट्रीज। और जहां पे सुटेबल नहीं है तो वहां पे फिर इन्वेंट्री होल्ड करना सही नहीं रहेगा। क्लियर हो गई बात यहाँ